हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हम कक्षा 10वीं क्षितिज का पाठ 8 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, जो कि आप नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कोई साधु संत हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनका जीवन कुछ साधुओं के जैसा था, लेकिन ये ग्रस्त में थे। ये खेती बाड़ी भी करते थे। इनका बेटा भी था और इनकी बहू भी थी। लेकिन चूंकि एक कबीर पंथी थे, कबीर के सिद्धांतों को मानते थे, इसलिए इनका जीवन कहीं ना कहीं साधु प्रवृत्ति का तो रहा है। बहुत अच्छी गायन शैली रखते थे कि उनके गाने से लोगों के पैर, ओंठ और हाथ, उंगलियां थिरक उठती थी। लोग काम छोड़कर उनके गानों में मदमस्त हो जाते थे या काम करते करते उसी ताल में काम करने लगते थे। तो ये सब बाल गोविंद भगत की विशेषताएं थी, जो कि पाठ में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाल गोविंद भगत, और पार्ट 1 है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, जिसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाल गोविंद भगत की तरफ जिनका ध्यान गया और उनके बारे में जिन्होंने हमें जानकारी दी, वो हैं लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी जी, जैसा कि आप उनका छायाचित्र यहाँ पर देख रहे हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी जी का परिचय है कि उनका नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य के मुजफ्फर के एक बैनी गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी के द्वारा किया गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहन कर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1920 के असहयोग आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। अल्पायु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया और पत्र पत्रिकाओं में इनका लेख भी जाने लगा। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया और उनका देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु 1968 में 1968 में हो गई। रचनाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अर्थात इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा, कई प्रतिभाएं, कई कलाएं छुपी हुई थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राम वृक्ष बैनीपुरी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर अपना लेखन कार्य किया है। बिना के फूल कहानी, गेहूं और गुलाब निबंध एवं रेखा चित्र हैं। पतितों के देश में उपन्यास है। माटी की मूर्तें, नित्यदान, मन और विजेता रेखा चित्र हैं। जंजीरें दीवार संस्मरण हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा विवरण है आदि। तो यहाँ पर एक माटी की मूर्ति राम वृक्ष बैनीपुरी, उस जो किताब है उसका पृष्ठभाग यहाँ पर दिया गया है। साहित्यिक विशेषताएं थी। राम वृक्ष बैनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति और साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह, उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हो जाते हैं। बाल सुलभ जिज्ञासाएं मतलब बचपन में जो बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती, वो भी इनको इसमें देखने मिलता है। भाषा शैली क्या है? राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने अपनी कृतियों में भावों व पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी सरल स्वाभाविक खड़ी बोली में तत्सम तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल की आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनकी रचना के वाक्य देखकर लगता है जैसे सूक्तियां हों। उनकी भाषा शैली प्रतीकों से युक्त है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है और कई जगह तो ऐसा लगा है कि उन्होंने सूक्तियों का प्रयोग किया। भाषा शैली के अंतर्गत ही उनकी भाषा में प्रयुक्त विविध शब्दों के उदाहरण देखिए, जैसे तत्सम में मस्तक, उत्तेजित, शुक्र, रहस्य, आवृत्त, भाद्रपक्ष आदि स्वर हैं। तद्भव में गांव, भादों, पतोहू, आम बोलचाल की भाषा में समूचा, संझा, लिथड़ा, अधरतिया, पियवा आदि। और आगत मतलब विदेशी में खामखा, फुर्सत, चिराग, गुजार। इस प्रकार उन्होंने विदेशी आम बोलचाल की भाषा और साथ ही तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। अब यहाँ से आते हैं बाल गोविंद भगत जी का जीवन परिचय ही देखा जाए, एक प्रकार से कहना चाहिए। उनके जीवन के बारे में बैनीपुरी जी क्या लिखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले मतलब मंझले, ना तो बहुत लंबे और ना ही बहुत छोटे, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। सांवले नहीं थे, बढ़िया गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर के होंगे, 60 ईयर्स ओल्ड और इससे ऊपर ही। अब
बाल पक गए थे, मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, कोई लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट नहीं था, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जैसे कबीर टोपी लगाते थे वैसे ही टोपी लगाते थे, लंगोट पहनते थे, मतलब बहुत कम कपड़े होते थे। सफ़ेद कलर के उन बालों से ही उनका जो सिर है या इनका जो चेहरा है जगमगाता रहता था। जब जाड़ा आता, एक काली कमली, एक काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। बिहार तरफ होता है, यहाँ से वो लोग औरतें सिंदूर लगाती हैं ऐसे, तो इनका भी औरतों के जैसे ही यहाँ से प्रारंभ हो जाता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, तुलसी की जड़ों की माला गले में पहने रहते थे ये। तो इनका क्या था, ये चरित्र चित्रण था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जैसा उनका चित्रण बताया है, सफ़ेद बाल थे, लंगोट पहनते थे, कंबल ओढ़ते थे कब जब सर्दी होती थी, और भी उनका चित्रण है जैसा हमने पहले देखा पिछले में कि तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे और टीका लगाते थे। तो इसको देख के ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहे हैं मुझे इतना याद नहीं कि उनकी पत्नी कौन थी, लेकिन उनके बेटे और उनकी पतोहू, मतलब बेटे और बेटे की पत्नी को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, मतलब वो गृहस्थ थे, साधु नहीं थे, घर में रहते थे। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, कबीर को ये साहब कहकर पुकारते थे। कबीर इनके कोई समकालीन नहीं थे, लेकिन जब भी कबीर का जिक्र आता तो वो साहब कहते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब जो कहना है वो साफ कहते थे, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा बाल गोविंद भगत के व्यवहार में नहीं था। अब यहाँ पर ना किसी से खामखा, मतलब बिना किसी कारण के ना तो झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते थे और ना ही व्यवहार में लाते थे। छूते ही नहीं थे तो उपयोग में क्या लाएंगे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कौतूहल, जिज्ञासा हो जाती, आखिर इतना क्यों करते हैं कि छूते भी नहीं कोई सामान। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। कई बार लोगों का रहता है कि दूसरे के खेत में जाके गंदगी करना, लेकिन वो नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ थे, लेकिन वो हर एक कार्य साहब के लिए करते थे, हर एक वस्तु साहब को समर्पित करते थे, अर्थात कबीर को। तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत साहब किसको कहते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत किन के आदेशों पर चलते थे? कबीर के। बाल गोविंद भगत के घर में कौन कौन था? तो बेटा और उनकी पतोहू। और इसके अलावा आगे अगर कोई बड़ा आ जाता है प्रश्न, तो बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप बताओ। और बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र मतलब हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा या बाल गोविंद भगत किस प्रकार के रहन सहन था या किस प्रकार रहते थे, तो वहाँ बता सकते हैं। फिर जो कुछ था साहब का था, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, अर्थात कबीर के पास, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब एक कबीरपंथी मठ था, कबीरपंथी हम मठ कह सकते, मंदिर कह सकते। वहाँ पर जाकर ये अपने उगे हुए अनाज का हिस्सा वहाँ समर्पित करते थे।
वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो कुछ अनाज उपजा है वो पूरा अनाज ये उपयोग कर लें बाल गोविंद भगत। साधुओं की सी प्रवृत्ति थी, कम जितने में गुजारा हो जाए उतना ही लेंगे। तो वो जो अनाज आता था सबसे पहले कबीर पंथी मठ में जाकर उसे समर्पित करते, चढ़ाते, और उसके बाद प्रसाद के रूप में जो मिलता उस प्रसाद से वो अपना घर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कह रहे हैं कि इतने उनका व्यवहार देखकर मैं तो बड़ा ही उन पर मुग्ध हो जाता, उन पर ही बिल्कुल न्यौछावर, जो सदा ही सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते। कबीर के जो पद थे जब गोविंद जी गाते तो ऐसा लगता बिल्कुल सजीवता कबीर गा रहे हों। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ के मौसम में जो बादलों की रिमझिम होती है, समूचा, समूचा मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण गांव खेतों में उतर पड़ा। जब बारिश आ गई तो फिर गांव के लोग खेतों में आ गए, अपने खेतों की मरम्मत करेंगे। कौन कौन सी खेती होनी है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी होती है। देखिए आप लोग चित्र में, यहाँ पर वो मिट्टी में जो रोपे जाते हैं पौधे। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मतलब होता है सुबह का जो नाश्ता होता है उसको लेकर वो अपने परिवार के लोगों के लिए जो खेत में काम कर रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, मेड़ क्या होती है ये आप लोग यहाँ देख रहे होंगे चित्र में। देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहा है जहाँ से खेत बटा हुआ है इसको कहते हैं मेड़। तो औरतें मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है अर्थात ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। तो ये बताया गया है, वो तो बोल सकते हैं कि आषाढ़ के महीने में गांव के खेतों का दृश्य कैसा होता है या गांव का दृश्य कैसा होता है। तो कैसा होता है, पूरा गांव खेत में होता है, हल्की हवाएं चलती हैं, रोपनी चलती है, धान के खेत पानी से भरे होते हैं और कलेवा लिए औरतें मेड़ पर बैठी होती हैं। अब वहाँ पर है कि तभी एक स्वर गूंजता है। क्या स्वर गूंजता है, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। मतलब जब बाल गोविंद भगत के इस गांव में जब इस तरीके का माहौल है और तभी एक गाने की आवाज़ आती है, सब समझ जाते हैं, वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है कौन गा रहा है। कौन गा रहा है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े मतलब कीचड़ में लथपथ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, कि जब धान का पौधा लगाते हैं आप लोग चित्र में देख सकते हैं तो इनको इधर उधर नहीं लगाते, पूरी एक पंक्ति से एक क्रम से लगते हैं। ठीक, एक क्रम से, एक एक क्रम से धीरे 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 पौधे को लगाते जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत जब अपनी उंगली से उन धान के पौधों को क्रम से रोप रहे हैं, खेत में बिठा भी रहे, औरतें भी कर रही हैं ये काम। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, मतलब एक एक संगीत की उस सीढ़ी पर चढ़ाते हुए कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब ऐसा स्वर गाया जा रहा है, इतनी आवाज़ मधुर है कि ऊपर आसमान तक झंकार हो रहा है और नीचे उस समय बैठे इस पृथ्वी पर व्यक्ति वो भी बड़े मधुर स्वर को सुन रहे हैं। बच्चे खेलते, इतना अच्छा स्वर कि बच्चे खेलते खेलते उनके गाने पर झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ भी कांप उठते, वो भी गुनगुनाने लगती हैं। और साथ ही हलवाहों के पैर, मतलब जो हल चला रहे हैं वो किसानों के पैर उसी मिट्टी में थप थप करने लगते हैं, ताल से चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की जो औरतें रोपनी कर रही हैं, एक एक धान का पौधा लगा रही हैं, उस उंगली में भी थाप आने लगती है, एक अजीब क्रम से वो थाप चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू कि केवल खुद तो गाते ही हैं लेकिन अन्य लोग भी क्या होते हैं, वो उसी ताल में रम जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात, अधरतिया मतलब आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, ऐसी बारिश जो कि रुकने वाली नहीं दिख रही थी, अभी अभी खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने को कुछ नहीं सुना होगा, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की
टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब माहौल वातावरण कैसा भी रहा हो, लेकिन वो समय बाल गोविंद भगत के संगीत का है तो वो संगीत को कोई नहीं टाल सकता, वो जरूर गाएंगे। उनकी खंजड़ी मतलब जो हाथ में बजाने का उस समय का वाद्य यंत्र था, डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखियाँ चिहुकी उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही तुम, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चहक उठती है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, जैसे बिजली कौंध उठती है चमक उठती है, वैसे ही इन्होंने जो गाना गाया है वो गाना भी बिजली की तरह चमक उठता है। अब सारा संसार निस्तब्धता में मतलब एकदम शांत सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत बज रहा है, जगा रहा है लोगों को। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर वो गाते हुए लोगों को आधी रात में भी जागने का संदेश दे रहे हैं। कार्तिक का महीना आया कि आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। देखिए, आषाढ़ के महीने में पानी की थिरकन के साथ साथ उनके गाने की थिरकन भी जादू के समान थी। इसके बाद भादों के महीने में आधी रात में भी वो अपने मंजीरे को बजाते रहते। अब आ गया कार्तिक महीना, जब सर्दी पड़ने लगती है तब उनकी प्रभातियां शुरू होती हैं। कार्तिक महीने में लोग सुबह सुबह नहाने के लिए निकलते हैं, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को चले जाते। गांव से 2 मील दूर, 12 किलोमीटर का 1 मील, 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर, एक पोखर है छोटा तालाब भांति, उसके बीच में एक टापू जैसा है, अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते। सुबह सर्दी में जाके नहा लेते, लौटने में आके वहां बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब गाने लगते। ये क्षेत्रीय भाषा भी प्रयोग हुई है। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक कह रहा बड़ी देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सर्दी की सुबह में उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मतलब वो समय लेखक कह रहा जब मैं देर तक सोता था, किंतु एक दिन दांत किटकिटाने वाली सर्दी थी और उसमें उनका संगीत मुझे खींचता ले गया और मैं कहाँ पहुँच गया, उस पोखर पर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब पूरे तरीके से सुबह नहीं हुई थी। पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब दिशा में सूर्य हल्का हल्का लालिमा जो आने लगती सूर्य को उगने से पहले वो आ चुकी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा मतलब कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मतलब ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश वाली सीक वाली चटाई आती, कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह काली कमली मतलब काला कम्बल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हुए थे। सर्दी थी फिर भी वो बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब लगातार वो गा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब वो खड़े हो जाएंगे। मतलब इतनी तेज गाने लगते, उनकी खंजड़ी उनके ताल में इतने ताल अपनी देने लगती, इतनी तेज बजने लगती कि लगता कि वो अब एकदम खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार इतनी तेज गाते कि कमली तो उनकी कंबल खिसक कर नीचे आ जाता। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मतलब श्रम बिंदु क्या होते हैं? पसीना। परिश्रम करने पर जो हमें पसीना आता है, वो गाने का परिश्रम करके इतनी तेज सर्दी में भी उनके माथे पर जब तब मतलब जभी कभी टपक रहा था। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो इतने मौसम में तो वो गए, सर्दी में भी वहाँ पर पहुँच जाते थे। कहाँ? पोखर के ऊपर, जो कि वो टापू था, और गाते हुए जो कि अभी बताया है कि पसीना भी आ जाता था। परिश्रम के जो निशान होते हैं, पसीना आना, वो भी दिख पड़ते थे। और किस मौसम का वर्णन किया जाएगा या किस तरीके की घटनाएं उनके जीवन में घटेंगी और बाल गोविंद भगत के जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि उनका क्या परिचय है, किस प्रकार की वेशभूषा है, कैसा उनका गायन है, घर में कौन कौन है और किस प्रकार का वातावरण है।
ये आपने देख लिया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके आगे का भाग और समझेंगे उसके बाद, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे पार्ट के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द आएंगे हम पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।